फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही चैनल एएस स्टडी हब में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जो हम लोगों ने इसके पहले नया चैप्टर चालू किया है ऊर्जा के स्रोत, उस ऊर्जा के स्रोत में हम लोगों ने ऊर्जा के स्रोत के बारे में, उत्तम ईंधन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन और इसके जितने सारे यूजेस है, जितने सारे इसके प्रयोग है, सभी का सभी अध्ययन इस वीडियो में आज करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले हमने आपसे हर बार हर टॉपिक पढ़ाते समय हमने क्या कहा है कि ध्यान रखना कि बोर्ड एग्जाम में हमें यही देखना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को अगर डिफाइन कर पाएंगे तो हम लोग उसके साथ फाइट कर सकते हैं, उसको हम लोग अच्छे से लिख सकते हैं। क्वेश्चन को ही अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो लिख नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा तो आप लोग जान चुके हो, ऊर्जा इसके पहले हमने इसका व्याख्या किया था कि परंपरागत स्रोत। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा रियल लाइफ में जाते हैं। परंपरागत किसे कहते हैं? परंपरा क्या होता है? परंपरा जो हमारे पूर्वज प्राचीन समय से, पुराने समय से जो रीति रिवाज अपनाते आए हुए हैं, उसी को अगर हम लोग अपनाते हैं तो एक प्रकार का नाम हम लोग दे देते हैं परंपरा। इसी प्रकार वह ऊर्जा जो हम लोग पुराने समय से, बहुत समय से, पिछले बहुत सालों से यूज करते आ रहे, प्रयोग करते आ रहे हैं, इसे ही कहेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। वह स्रोत जो हम लोग सदियों से, वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहेंगे। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में हम लोग किस किस का यूज करते आ रहे हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में जैसे हम लोग बहुत समय से कोयला का यूज करते आ रहे हैं ईंधन के रूप में। ईंधन किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यही आता है, ईंधन किसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो ऊर्जा प्रदान करता है, जलता है, यानी जलाने में प्रयोग आता है, ईंधन कहलाता है। तो कभी कभी हम लोग कहते हैं पेट्रोल भी ईंधन है। तो पेट्रोल कहाँ जलता है? तो जब हम लोग मोटर कारों में, गाड़ियों में, वाहनों में इसका यूज करते हैं तो वहां पर ये जलने का कार्य ही करता है। किस प्रकार से करता है इसी वीडियो समझेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या कहा कि जैसे कोयला बरसों से यूज करते आ रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इसके बाद आपका बहुत सारा उपकरण ऐसे ऊर्जा हो गया, जैसे जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है? ये सब हम लोग सदियों से प्रयोग करते आ रहे हैं। तो ये सभी के सभी क्या होगा? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत बोर्ड एग्जाम वाले कभी कभी हमसे ऐसे पूछते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत में अंतर बताइए। तो उस कंडीशन में तो हम लोग परंपरागत तो जान चुके हैं, गैर परंपरागत में क्या होता है कि ऊर्जा का वह स्रोत जो इस ब्रह्मांड में बना रहेगा। जब तक पृथ्वी है, ये स्रोत ब्रह्मांड में बना ही रहेगा, कभी भी नष्ट नहीं होगा। वो हमारा गैर परंपरागत स्रोत कहलाएगा। गैर का मतलब क्या होता है? गैर का मतलब है कुछ अलग। तो वह स्रोत जो कुछ अलग होना चाहिए। तो जैसे अलग कैसे है? परंपरागत में क्या होगा कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों होंगे, यानी इसमें कुछ अनवीकरणीय भी होते हैं और नवीकरणीय भी होते हैं। नवीकरणीय, अनवीकरणीय, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से व्याख्या किया है, उस वीडियो को जरूर देखना, जो कि हम लोग इस वीडियो में अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो इसमें कुछ अनवीकरणीय होते हैं, कुछ नवीकरणीय होती है। लेकिन जो नवीकरणीय स्रोत है, यानी जो असमाप्य स्रोत है, यानी जो कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है, वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहलाते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पे आपका सूर्य ऊर्जा, यानी सौर ऊर्जा, जो ब्रह्मांड में कभी भी खत्म ना होने वाली ऊर्जा है, हमेशा विद्यमान होगा, हमेशा बना रहेगा।
दूसरा जल ऊर्जा, जो कभी भी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है, कभी भी इस ब्रह्मांड से जल खत्म नहीं होने वाला है। तीसरा वायु ऊर्जा, ये सबसे अधिक मात्रा में हम लोग सबसे अधिक मात्रा में किसका प्रयोग करते हैं? सूर्य ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अंतर आपको क्लियर हो गया। एक कभी कभी इसमें से थोड़ा सा हम लोग इजी और हार्ड वर्क आता है कभी कभी। कैसे? जैसे ऊर्जा की परंपरा का स्रोत कुछ इजी होता है, लेकिन जो गैर परंपरागत स्रोत होता है इसका यूज कुछ हार्ड होता है, क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। इसको ऊर्जा के रूपांतरण के तौर पर हम लोग यूज करते हैं। इसीलिए हम लोग ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत है इसका अधिक यूज करते हैं। चलिए लिखते हैं इसके बारे में। तो क्वेश्चन के आंसर को हम लोग किस प्रकार से लिख दिया हमने? लिखा है कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में ऊर्जा के वे स्रोत जिनका उपयोग सुलभता यानी आसानी से सदियों से यानी बहुत पहले समय से किया जा रहा है, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा तथा द्रव्यमान ऊर्जा आदि। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जैसे ऊर्जा के वे स्रोत जो प्राकृतिक में मौजूद है और मौजूद रहेंगे और आधुनिक तकनीकों यानी मशीनों द्वारा, यंत्रों द्वारा उनका उपयोग किया जाता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सागर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा आदि। अब आपको थोड़ा सा एक मन में डाउट आ रहा होगा या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जब आप पढ़ा रहे थे तो तब तो आपने सिंपल विधि बताया था, कोयला, पेट्रोल, डीजल, लेकिन आपने ये कहां से ले लिया? ये थर्मल पावर कहां से आ गया? हाइड्रो पावर कहां से आ गया? तो जीवाश्म ईंधन तो थोड़ा बहुत आता होगा शायद, लेकिन ये दोनों सर हमारे बिल्कुल माइंड से आउट है। तो थर्मल पावर और हाइड्रो पावर इसका जो वीडियो है हमने इसके बार बार इसका टॉपिक यही पढ़ाया गया है। थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, जल ऊर्जा, इन तीनों के बारे में अच्छे से अध्ययन कराया गया है। तो इसके बाद का जो वीडियो है उसको अच्छे से अध्ययन कीजिए। तो थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, जल ऊर्जा, इन तीनों के बारे में अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हो। अगर इस वीडियो में व्याख्या करने जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसीलिए इसके लिए हमने एक नया वीडियो बना के आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है। उसको जाकर देखिए तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? हम लोग पढ़ने वाले हैं अब की बार जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। अब ये जो जीवाश्म ईंधन है ये क्या है? तो सबसे पहले तो हमें हेडिंग को देखना पड़ेगा। क्या लिखा है? जीवाश्म को थोड़ा सा आप लोग डिफाइन कीजिए। जीवाश्म को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो जीव और ये हो जाएगा आश्म, जीव धन आश्म, ये हो जाएगा जीवाश्म। आश्म को हम लोग कहते हैं अवशेष। अवशेष का मतलब होता है बचा हुआ भाग, बचा हुआ भाग। ईंधन बाद में, पहले जीवाश्म समझो। जीवों के अवशेष, जीवों के अवशेष, जीवों के शरीर से जो ईंधन प्राप्त होगा वो कहलाएगा जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन किसे कहेंगे? जीवों के शरीर से। अब जीव के अंतर्गत कौन कौन आएगा? जीव के अंतर्गत जैसे आपके क्या हुआ है कि करोड़ों वर्ष पहले, हजारों करोड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था कि भौगोलिक उथल पुथल हुई थी। उथल पुथल का मतलब भूकंप आते थे उस समय। तो क्या हुआ था कि भौगोलिक उथल पुथल के कारण जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर अनेकों पेड़ पौधे, अनेकों जीव जंतु उस भूकंप में दब गए थे नीचे। पृथ्वी का थोड़ा उथल पुथल हो गया था, मतलब पृथ्वी का उथल पुथल हुआ था, भूकंप आया था, जिसके कारण पृथ्वी पर उपस्थित पेड़ पौधे, जीव जंतु उसी भूकंप के नीचे दब गए थे। और पेड़ पौधे और जीव जंतु दबने के बाद मर गए थे। मरने के बाद क्या हुआ कि पृथ्वी का जो धूल, मिट्टी, वायु, ये सब उनके ऊपर चढ़ते गए, आवरण चढ़ते गए।
तो फिर ये जो पेड़ पौधे और जीव जंतु नीचे दब गए। दबने के बाद इनको ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण इनका ऑक्सीकरण नहीं हुआ। ऑक्सीकरण नहीं हुआ। अब ये ऑक्सीकरण क्या होता है? तो केमिस्ट्री में आपको हमने पढ़ाया था, ऑक्सीकरण, अगर कोई भी वस्तु, कोई भी तत्व, कोई भी यौगिक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण में क्या होता है? कोई वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, जल के नष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। अब वो जो जीव जंतु, पेड़ पौधे नीचे दब गए थे, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला और ना मिलने के कारण उनका ऑक्सीकरण नहीं हुआ और उनका अपघटन नहीं हुआ, मतलब उनका शरीर का जलन नहीं हुआ, नहीं जला। तो जिसके कारण से उनके शरीर का जो जल है, शरीर के अंदर पेड़ पौधे में भी जल होते हैं, जल हो गया और मनुष्य हो गए, जीव जंतु हो गए। हो सकता है मनुष्य हो सकता था उस समय, लेकिन मनुष्य छोड़ो हम लोग जीव जंतु लेते हैं, बहुत समय की पहले की बात है इसलिए। तो जीव जंतु, पेड़ पौधे के जो अवशेष है, जो शरीर है, उनसे जल का निचोड़ हुआ, जल निकला, उनके शरीर का वसा निकला। वसा निकलने के बाद यही जल, यही वसा किसका रूप ले लिया? जीवाश्म ईंधन का रूप ले लिया। किसका रूप ले लिया? जीवाश्म ईंधन। क्लियर हो गया? जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में मुख्यतः कौन कौन आते हैं? जीवाश्म ईंधन में मुख्यतः हमारे एक आता है कोयला और दूसरा आता है पेट्रोलियम। एक आता है कोयला, दूसरा आता है पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन के मुख्य ईंधन है ये। सबसे पहले तो हम लोग कोयला के बारे में जानते हैं। तो आज से समथिंग करोड़ों वर्षों पहले केवल इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी में केवल जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल, जंगल ही जंगल था। अब क्या हुआ कि ये जंगल जो है धीरे 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 पृथ्वी के नीचे दबते गए। कुछ जंगल जो भूकंप हुआ उस भूकंप में दब गए, कुछ पृथ्वी के दलदल में दब गए, कुछ भूकंप में दब गए, कुछ पृथ्वी के दलदल में दब गए। अब ये दलदल कहां से आ रहा है? इतना अच्छा खासा पृथ्वी, इसमें दलदल कहां से आ रहा है? दलदल वहां है जहां पानी हुआ करता था। क्या जैसे आपका मान लो कि कोई बड़ा सा तालाब है या कोई बड़ा सा समुद्र है, क्या उसमें छोटे मोटे पेड़ पौधे वगैरह नहीं होते? तो उसमें भी होते हैं। वो पेड़ पौधे भी धीरे 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 जमीन के नीचे दबते गए, दबते गए। दलदल है, दलदल में अगर कोई वस्तु छोड़ दिया जाए तो एकदम उसके अंत तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार क्या हुआ कि जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे धीरे धीरे जमीन में दबते गए और भौगोलिक उथल पुथल के कारण नीचे दबते गए। दबने के बाद क्या हुआ कि यही पेड़ पौधे, केवल पेड़ पौधे की बात हो रही है, यही पेड़ पौधे मृत हो गया। पेड़ पौधों का मृत होने के बाद इनको ऑक्सीजन नहीं मिला। ऑक्सीजन ना मिलने के कारण इनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाया। ऑक्सीकरण ना होने के बाद इनका अपघटन नहीं हो पाया और यही पेड़ पौधे अंदर ही अंदर उच्च दाब के कारण, अब दाब कहां से लग रहा है? तो पृथ्वी के नीचे पेड़ पौधे दबे गए ना, तो ऊपर से दाब लग रहा है, प्रेशर लग रहा है मिट्टियों का। उच्च दाब के कारण ये अंदर ही अंदर, जैसे हम लोग अगर बंद कमरे में चारों ओर से कमरा बंद हो और उसके अंदर अगर हम लोग हो तो घुटन महसूस होगी, हम लोग अंदर ही अंदर जलेंगे। इसी प्रकार पेड़ पौधे उसके अंदर बहुत अधिक तापमान और उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वो जल गए, अंदर ही अंदर जल गए। जल के इन्होंने कौन सा रूप ले लिया? कोयले का रूप ले लिया। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि कोयले का निर्माण होता है। अब पेट्रोल का निर्माण कैसे हुआ? तो सेम कंडीशन, अगर हमें जीवाश्म ईंधन के बारे में पता है तो कोयला को एकदम अच्छे से मजे से लिख सकते हैं और पेट्रोल को भी हम लोग अच्छे से मजे से लिख सकते हैं। कोयला का दूसरा नाम अधिक से अधिक हम लोग कोल के नाम से जानते हैं। कभी कभी हमारे स्कूलों के टीचर से कोल कह के पढ़ाते हैं और बताते नहीं कोल क्या है। भाई कोल क्या है? यही तो है कोयला, जिसका अंग्रेजी नाम कोल है। तो वहां पर हम लोग जब भी टीचर हमसे कोल कहेगा समझ जाना कि कोयले के बारे में। अब आता है पेट्रोलियम, सेम कंडीशन।
ये क्या हुआ था? पेट्रोलियम। सबसे पहले पेट्रोलियम का अर्थ समझते हैं हम लोग। पेट्रोलियम का अर्थ क्या है? ये जो पेट्रोल है, इस पेट्रोल का अर्थ क्या है? पेट्रोल को अगर हम तोड़ते हैं तो इस प्रकार से तोड़ेंगे, पेट्रा धन ओलियम, मिलके बन जाएगा पेट्रोलियम। पेट्रा धन ओलियम। पेट्रा का अर्थ होता है सामान्यतः आपका चट्टान। आप लोग चट्टान कह सकते हो, सैल कह सकते हो, ठीक है, पत्थर वगैरह कह सकते हो। ओलियम का मतलब सिंपल तरीके से आप जानते हो, तेल। तो पेट्रोल को आप लोग चट्टानों का तेल भी कह सकते हो। तो पेट्रोल को हम लोग पेट्रोल क्या कहते हैं? पेट्रोल को पेट्राधन ओलियम कहते हैं। पेट्रा मतलब चट्टान, ओलियम मतलब तेल। सामान्यतः इसको चट्टानों का तेल भी कह सकते हैं। अभी तो हमने आपको या आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पेट्रोल तो हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, हम लोग बाइक चलाते हैं, पेट्रोल भरते हैं, और बाइक को कभी हम लोग डब्बे में अगर पेट्रोल लाते हैं तो खोलते नहीं है क्योंकि गैस है, उड़ जाता है। तो पेट्रोल कई अवस्थाओं में पाए जाते हैं, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। किस प्रकार से देखिए, पेट्रोलियम को सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं? चट्टानों का तेल कहते हैं या खनिज तेल भी कहते हैं, क्योंकि चट्टान का मतलब ही होता है खनिज। खनिज तेल भी कहते हैं, चट्टानों का तेल भी कहते हैं पेट्रोल को, या सैल तेल भी कहते हैं। पेट्रोल क्या होता है कि बहुत नीचे, पृथ्वी के बहुत नीचे पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत नीचे पत्थरों के बीच ये पेट्रोल पाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारे वैज्ञानिक होते हैं या हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, ये पहले रिसर्च करते हैं, अपने मशीनों द्वारा रिसर्च करते हैं हर जगह कि कहां पर पेट्रोल है। रिसर्च करने के दौरान जहां इन्हें पेट्रोल का मतलब पता लग जाता कि यहां पर पेट्रोल है, तो ये लोग क्या करते हैं, हमारे वैज्ञानिक वहां पर कुआं खोदते हैं। सुना तो होगा, तेलों का कुआं, कुएं का तेल। तो कुआं खोदते हैं या सुरंग खोदते हैं, सुरंग भी कह सकते हो आप लोग, कुआं भी कह सकते हो। तो बड़ा सा सुरंग खोदा जाता है, बड़ा सा कुआं खोदा जाता है। कहां तक खोदा जाता है? समथिंग 2000 नीचे किलोमीटर तक खोदा जाता है। अब 2000 भी कह सकते हो, अधिकतम तो 2000 तक पेट्रोल मिल जाता है। लेकिन हम लोग खुदाई तब तक करेंगे जब तक, यानी हम लोग का मतलब हमारे जो साइंटिस्ट वगैरह जो खुदाई करवा रहे हैं वो तब तक खुदाई होगी जब तक कि हमें पेट्रोल नहीं मिल जाता है। तो समथिंग कभी कभी क्या होता है कि हमने 2000 इसलिए बता दिया, 2000 किलोमीटर या 2000 इसलिए बताया गया क्योंकि कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन आता ना कि कितने नीचे गहराई तक, कितने किलोमीटर गहराई तक ये पेट्रोल मिलता है, तो 2000 किलोमीटर तक हमें मिल जाता है। तो तब तक खोदा जाएगा जब तक कि पेट्रोल नहीं निकलता। खोदते 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 जब पेट्रोल मिल जाता है, सबसे पहले पेट्रोल पेट्रोलियम गैस के रूप में मिलता है। किसके रूप में मिलता है? हमें मिलता है ये पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस सबसे पहले मिलता है। पेट्रोलियम गैस में प्रेशर होता है, दाब होता है। दाब की कारण ये ऑटोमेटिक, कुछ भी नहीं लगाते हम लोग, नीचे जाते हैं तो ऑटोमेटिक जो पेट्रोल है ये निकलता रहता है, पेट्रोलियम गैस निकलता रहता है। इसको हम लोग अपने जो पात्र है उसमें इकट्ठा करते रहते हैं। इसके बाद क्या होता है कि पेट्रोलियम गैस निकलते 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 पेट्रोल भी निकलता है उसके साथ। निकलते निकलते क्या होता है कि धीरे 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 पेट्रोल का दाब कम हो जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, नीचे जमीन के नीचे बहुत अधिक ताप है और बहुत अधिक दाब भी है। पेट्रोलियम हमेशा उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ही बनेगा, और उच्च ताप और उच्च दाब जहां होगा वहां पर पेट्रोल का निर्माण होगा। पेट्रोलियम गैस को हम लोग क्या करेंगे, अपने पात्र में एकत्रित कर लेंगे। जब इसका दाब कम हो जाएगा तो हमारे जो साइंटिस्ट है वो अपने कर्मचारियों से क्या कहते हैं कि पाइप लगाने के लिए पाइप लगा दिया जाता है। जिस समय टैंक में भरना है उस टैंक में पाइप लगा दिया जाता है और एक पाइप नीचे लगा दिया जाता है। तो फिर अभी प्रेशर कहां से मिलेगा? तो बाहर से हम लोग वायु का प्रेशर अंदर भरते हैं, बाहर से वायु का प्रेशर अंदर भरते हैं। उस प्रेशर के दौरान जो प्रेशर अंदर जाता है वो प्रेशर पेट्रोल में लगता है, और वही प्रेशर के कारण पेट्रोल हमारे टैंक में जाकर, मतलब वही प्रेशर क्या करते हैं, वायु का प्रेशर बाहर से डालते हैं। उस वायु का प्रेशर पेट्रोल पे डालेंगे जहां पर है उस स्थान पर, उस प्रेशर के दौरान वहां पर एक पाइप लगा देंगे। उस प्रेशर, जैसे ही प्रेशर लगेगा तो पेट्रोल पाइप से होता हुआ हमारे टैंक में चला जाएगा। इस प्रकार से पेट्रोल प्राप्त कर लेंगे। लेकिन पेट्रोल
पेट्रोल शुद्ध अवस्था में नहीं प्राप्त होता है पेट्रोलियम गैस के रूप में, तो पेट्रोल में होता क्या क्या है? इस पेट्रोल में ये जो हमारा पेट्रोल है, ये जो हमारा पेट्रोल है, ये शुद्ध अवस्था में नहीं प्राप्त होता है। इसमें कई सारे मिश्रित पदार्थ होते हैं। सबसे पहले सिंपल से सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि अधिकतर इसमें क्या क्या पाया जाता है? ठोस, द्रव, गैस, तीनों रूप पाया जाता है पेट्रोल में। पेट्रोल में ठोस, द्रव, गैस तीनों रूप पाया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग पेट्रोलियम गैस प्राप्त कर लेते हैं। इस पेट्रोलियम गैस में हमारा पेट्रोलियम गैस को क्या होता है कि पेट्रोलियम गैस को उच्च दाब देते हैं। उच्च दाब पर ये द्रव का रूप लेता है। पेट्रोल को अगर उच्च दाब देते हैं तो पेट्रोल द्रव में बदल जाता है। पेट्रोल का फिर ये अशुद्धियां होती है, ये सब क्या होती है? पेट्रोल की अशुद्धियां। फिर इसे शुद्ध करना पड़ता है। इसे क्या करना पड़ता है? शुद्ध करना पड़ता है। जब शुद्ध करते हैं तो पेट्रोल से हमें क्या क्या मिलता है? जानते हो पेट्रोल में क्या क्या होता है? सबसे पहले इसी पेट्रोल में आपका होता है पेट्रोलियम गैस में क्या क्या होता है? पेट्रोल होता है आपका, इसके बाद डीजल होता है आपका, इसके बाद केरोसिन होता है आपका, जिसको सामान्यतः हम लोग मिट्टी का तेल भी कहते हैं। मिट्टी का तेल कहते हैं। अब आप लोगों को ठोस, द्रव, गैस, इसमें मिट्टी का तेल तो देखा होगा आप लोगों ने। मिट्टी के तेल में ठोस होते हैं, देख लेना आप लोग, कई प्रयोग करके देखना। मिट्टी के तेल में मिट्टियां पाई जाती है जो कि ठोस का रूप लेता है। जब पेट्रोलियम गैस को हम लोग शुद्ध करते हैं, ये तो अशुद्धियां होती है। इसमें अशुद्धियां क्या क्या होती है? डीजल, केरोसिन वगैरह इसकी अशुद्धियां ही माना जाएगा। तो इसको अशुद्धियां है, इसको अशुद्धियों को दूर करने के लिए पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है। तो कौन सी विधि से शुद्ध किया जाता है? दोस्तों ध्यान रखना कि इसको जब हम लोग शुद्ध करेंगे, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि शुद्ध किस विधि से किया जाता है। तो कभी कभी आता है आशवन विधि और कभी कभी आता है प्रभाजी आशवन विधि। तो ध्यान रखना, प्रभाजी आशवन विधि या आशवन विधि भी कह सकते हो आप लोग। तो प्रभाजी आशवन विधि द्वारा पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है। किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है? आपके जो एनसीईआरटी बोर्ड है, इस एनसीईआरटी बोर्ड ने इसका जो शुद्धिकरण है इसको हटा दिया है अपने कोर्स से। और फिर भी आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं उसको भी प्रोवाइड करवा दूंगा आपका उसका वीडियो, किस प्रकार से पेट्रोल को शुद्ध किया जाता है, इसका वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो पूरा हम लोग इसमें व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे, शुद्ध किस प्रकार से किया जाता है, शुद्ध किसमें किया जाता है ये तो बता दिया, कैसे किया जाता है इसके लिए अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। तो प्रभाजी आशवन विधि में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ये सब प्राप्त हो जाते हैं, जो कि ये क्या होते हैं? अशुद्धियां। अब इस पेट्रोल का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? अपने वाहनों में। डीजल का प्रयोग भी अपने वाहनों में। केरोसिन का प्रयोग तो आप लोग अपने घर में ही करते हैं। इसके बाद इसी पेट्रोल का जो द्रवित गैस है वो कुकिंग गैस एलपीजी वगैरह है, जो हम लोग घरों में खाना बनाते हैं तो कुकिंग गैस एलपीजी में भी इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? कुकिंग गैस एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसको कभी कभी लिक्विड की जगह लिक्विफाइड भी कह सकते हैं। लिक्विफाइड या लिक्विड कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक ही चीज है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कुकिंग गैस एलपीजी में। जब पेट्रोलियम गैस का शुद्ध गैस हम लोग भरते हैं उसमें अधिक मात्रा में कौन होता है? सबसे अधिक मात्रा में होता है आपका ब्यूटेन। जो कुकिंग गैस एलपीजी है सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है आपके पास? ब्यूटेन। इसका कुकिंग गैस एलपीजी सबसे अधिक मात्रा में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। और मेथेन वगैरह भी होता है, एथिलीन वगैरह भी होता है इसमें, सॉरी एथिलीन नहीं, एथेन भी वगैरह होता है। इन सबसे अधिक मात्रा में हमारा क्या होता है? ब्यूटेन। और एक आपको एलपीजी यानी ब्यूटेन गैस, एलपीजी जो ब्यूटेन गैस वगैरह भरी होती है, इसकी और एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें। अक्सर देखा होगा जब भी गैस लीक होता है, लीक होने के बाद गैस वहां से निकल जाता है, निकलने के बाद एक बदबू टाइप का में लगता है, एक स्मेल आता है। ये रियलिटी में स्मेल क्या है? कुकिंग गैस एलपीजी का ही है, तो एलपीजी का ही है, लेकिन उसके अंदर हम लोगों ने एक गैस और भरा है। वो गैस है एथिल मर्केप्टन।
क्या गैस है? वो गैस है आपका एथिल मर्केप्टन, जिसका फार्मूला होता है C2H5H। एथिल मर्केप्टन, ये गैस जब भी हम लोग सिलेंडर भरवाने जाते हैं तो एथिल मर्केप्टन गैस ऑलरेडी पहले से उसमें भर दिया जाता है। क्यों भर दिया जाता है? क्योंकि जो हमारा एलपीजी कुकिंग गैस है ब्यूटेन, इसमें तो ये स्मेल है नहीं, क्योंकि ये गंधहीन गैस है। ब्यूटेन जो है ये गंधहीन गैस है, इसमें गंध नहीं है। तो अगर गैस लीक हो रहा है, अगर गैस कैसे निकल रहा है, तो घर में कहीं वगैरह आग वगैरह है या चिंगारी, कोई बीड़ी पी रहा होगा, कोई सिगरेट पी रहा होगा, दूर दराज में हो सकता है कि वो पता तो है ब्यूटेन का एक बहुत बढ़िया गुण है कि दूर से, यही बढ़िया गुण कहो या आप लोग खराब गुण कहो, कि दूर से ये आग को पकड़ रखता है, ये इसके अंदर गुण है। तो एथिल मर्केप्टन हम लोग इसमें गैस भर देते हैं, जिससे कि जैसे लीक होता है तो एथिल मर्केप्टन अपनी बुरी गंध छोड़ता है और हम लोग जान जाते हैं कि अरे गैस लीक हो रही है। रियलिटी में हमें ये पता ही नहीं होता है कि ये कुकिंग गैस लीक हो रही है। कुकिंग गैस में एथिल मर्केप्टन लीक हो रही है, जिसके कारण से हम लोग अपना सुरक्षा कर लेते हैं, फटाक से जाकर रेगुलेटर को हम लोग बंद कर देते हैं। इस प्रकार से हम लोग अपने आप को सुरक्षा कर लेते हैं। अब आप लोग एक काम कीजिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या तो फिर इसको पॉज करके इसको अच्छे से नोट बना लीजिए। अब आप लोगों ने स्टॉप करके नोट बना लिया होगा या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको क्या करते हैं कि जो जीवाश्म ईंधन है इसका आंसर्स और कोयले का आंसर्स और पेट्रोलियम का आंसर्स आपके स्क्रीन पर प्रोवाइड करवा देते हैं। थोड़ा सा हम हट जाते हैं जिससे कि आपको ये भी दिखेगा, जिससे आपको ये भी दिखेगा। शायद आपको दिख रहा होगा, आपको जीवाश्म ईंधन के बारे में दिख रहा होगा, अब आपको कोयला के बारे में दिख रहा होगा, अब आपको पेट्रोल के बारे में दिख रहा होगा। इसका आप लोग अपने स्क्रीनशॉट लेकर या पॉज करके अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लेना। अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके जैसा भी हो आप लोगों ने अपने कॉपी में नोट कर लिया है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था, इसको अच्छे से तैयार करना। अच्छे से तैयार करोगे हाई स्कूल में अच्छे से मार्क्स पाओगे। और आपसे एक गुजारिश ये है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना रोल नंबर जरूर कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट डाल देना, जिससे कि मैं थोड़ा सा आपके प्रति जागरूकता होकर आपका रिजल्ट जो देखकर मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो में इतना रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।